नेक्स्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ न्यूज़ में रही थी अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी यहाँ पे आया यार रिसेंटली। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने नोटिफाई किया इंडिया फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी, जिससे हम क्या कर पाएँ, जियोथर्मल रिसोर्सेज को टैप कर पाएँ। तो हम पहली बात करते हैं अबाउट जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी की। नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। इसका विज़न क्या था भाई? पहले तो ये हार्नेस करने की बात करते हैं अराउंड 10,600 मेगावाट ऑफ पोटेंशियल, है ना। एंड ये जो नेट ज़ीरो टारगेट्स हैं 2070 तक के, उसके साथ एक तरह से इसको सपोर्ट करता है। विज़न is to harness around 10,600 megawatt पोटेंशियल। गोल क्या है भाई? टू सपोर्ट नेट ज़ीरो 2070 वाला जो टारगेट है। की फीचर्स अगर हम बात करें सो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के अंदर अलाउड है। की फीचर्स के अंदर और क्या बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एंड डाटा डिपॉजिटरी के लिए भी यहाँ पे पैसा दिया गया है, बात की गई है। ठीक है। जो नेशनल जियोथर्मल रिसोर्स रिपोजिटरी है ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ मिलके, CSIR के साथ मिलके। ना सिस्टमेटिक जियोलॉजिकल जियोकेमिकल एंड जियोफिजिकल सर्वे किया जाता है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डाटा रिपोजिटरी। और की फीचर्स की बात करें यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो रिपर्पसिंग जो अबंडेंट ऑयल एंड गैस वेल्स हैं, है ना, उनको एक तरह से कोलैबोरेशन करके ONGC यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनीज के साथ उनको एक तरह से रेट्रोफिट आइडल वेल फॉर बना सकते हैं भाई जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन के लिए। रिपर्पसिंग abundant oil and gas wells। की फीचर्स की बात करें तो एक फिजिकल इंसेंटिव्स यहाँ पे जो कि टैक्स हॉलिडे हो गया, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन या फिर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन, ये सब यहाँ पे दिया गया जियोथर्मल एनर्जी को, जिससे और ज़्यादा बढ़ावा हो सके इसको। ग्रीन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब की फीचर्स की बात की नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी की। नाउ जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें
सो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सोर्स क्या है भाई जियोथर्मल एनर्जी का? हीट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, हीट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। कंट्रीब्यूशन के अंदर मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जियोथर्मल है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस बेस लोड रिन्यूएबल पावर है। कंटिन्यूस बेस लोड रिन्यूएबल पावर है। और जनरेट कहाँ से होता है यार? ये पावर एक तरह से जो अर्थ के अंदर जो हीट ट्रैप्ड है प्राइमरी जो रेडिएटिव डिके की वजह से, फिर जो मैग्मा के मूवमेंट की वजह से, वहाँ से ये एनर्जी जनरेट करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं भाई, हीटिंग किया जा सकता है ना। देखो मैंने यहाँ पे जो बोला ना कि देखो ये जो है बेस लोड रिन्यूएबल पावर है, इसका मतलब क्या है? देखो जो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, ये इंटरमिटेंट होते हैं, बट जो थर्मल एनर्जी हमेशा चलते रहता है, कंटिन्यूस एंड बेस लोड रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना। तो इसके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हीटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, यूज फॉर हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, वाटर प्योरीफिकेशन है, सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक के बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हॉट स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? कितने हॉट स्प्रिंग मैप्ड है यहाँ पे? अराउंड 381 हॉट स्प्रिंग्स आर मैप्ड। एंड कौन कौन सी रीजन्स में यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट हैं? टॉप कंट्रीज में यूएसए जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है यार यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी से, यूएसए, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सब रीजन्स में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। ये सब हमने बात की अबाउट जियोथर्मल एनर्जी की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये जियोथर्मल एनर्जी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास सोलर एनर्जी भी न्यूज़ में था भाई, बिकॉज हमारे पास जो इंडिया का सोलर एनर्जी पोटेंशियल है ये न्यूज़ में था बिकॉज जो यूनियन मिनिस्टर था, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री जो थे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने लॉन्च किया सोलर पीवी पोटेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सोलर पीवी पोटेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में आया, इसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था। और किस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसको लॉन्च किया गया? जो पंच अमृत कमिटमेंट्स हैं हमारे पास कि हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक। पंच अमृत कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब की बात करेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात करें सो सोलर पीवी पोटेंशियल जो है ये यहाँ पे न्यूज़ में था, असेसमेंट रिपोर्ट आया इसके ऊपर। सोलर पीवी पोटेंशियल जिसमें हमारे पास
अराउंड 3343 गीगावाट पावर ऑफ ग्राउंड माउंटेड सोलर कैपेसिटी अवेलेबल है यार। जो वेस्ट लैंड है उनके ऊपर यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं इस चीज़ को। अराउंड 3343 गीगावाट पावर ग्राउंड माउंटेड लीडिंग स्टेट्स की बात करें सो हम बात करते हैं अबाउट राजस्थान एंड गुजरात की। मेथडोलॉजी की बात करें सो हाई रेजोल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग से यहाँ पे ये एनर्जी पोटेंशियल को, ये रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया। ओके, ग्राउंड माउंटेड मतलब जमीन में रखा हुआ जो सोलर पोटेंशियल है, सोलर पैनल को जो रख के हमारे पास एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो इतना हमारे पास पोटेंशियल है इंडिया के अंदर यार। यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो राजस्थान एंड गुजरात में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ज़मीन में हम सोलर पैनल लगा के एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वेस्टलैंड में। तो मेजर इनिशिएटिव जो लिए गए उसकी अगर हम बात करें सो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लगाए, लाइक इसमें हम बात करते हैं और पीएम सूर्या घर, पीएम सूर्य घर। यहाँ पे मुफ्त बिजली योजना के अंदर पीएम सूर्य घर बनाया गया जिसमें 300 यूनिट पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है वाया रूफटॉप सोलर फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। मुफ्त बिजली योजना पीएम सूर्य घर के बाद हम बात करते हैं अबाउट जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है जहाँ पे अराउंड 60 गीगावाट का टारगेट है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंदर 60 गीगावाट है ना, जो रेजिडेंशियल रूफटॉप कैपेसिटी है वो बनाने की बात की जाती है 2026 तक ना, जिसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पीएम कुसुम की। सो इट इज़ पीएम कुसुम योजना जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान स्कीम जो है वो सपोर्ट करता है फार्मर्स को, सोलर पंप के साथ स्टैंड अलोन सिस्टम प्रोवाइड करता है, सोलर प्लांट्स एक बैरन लैंड में प्रोवाइड करता है जिससे जो 34.8 गीगावाट का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। सो पीएम कुसुम सोलर फॉर एनर्जी फॉर दी फार्मर्स। सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए भाई। सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अभी तक तो 53 सैंक्शनड यहाँ पे अल्ट्रा मेगा पार्क्स हैं जिसमें 40 गीगावाट तक एनर्जी बनाया जा रहा है। इसमें 26 ऑपरेशनल है विद अराउंड 14,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है ना। पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है यार हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स के लिए, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे और इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लाया गया है, जिससे अगर आप वेफर्स बना रहे हैं, सेल्स मॉड्यूल्स बना रहे हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स। सो ये हमने बात की अबाउट मेजर इनिशिएटिव्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल लीडरशिप की,
सोलर एनर्जी में इंडिया एक तरह से एक नेशनल लीडर, इंटरनेशनल लीडर के तौर पे उभर कर आया है भाई। इंटरनेशनल लीडरशिप की बात करें सो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, उसकी बात करते हैं, जो कि इंडिया एंड फ्रांस ने मिल के 2015 में लॉन्च किया था, है ना। एंड इसने एक तरह से यहाँ पे $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करने की बात की है 2030 तक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करते हैं यार। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओके। ये एक तरह से ग्लोबल सोलर ग्रिड को कनेक्ट करने की बात करता है, बेस्ड ऑन जो सन नेवर सेट्स, उसके ऊपर, उस आइडिया के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट सोलर एनर्जी की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लीन एनर्जी अचीवमेंट गोल्स की बात करते हैं यार, क्लीन एनर्जी कैसे अचीव करेंगे। सो तो हमारे पास जो पंचामृत कमिटमेंट्स हैं उसकी बात कर सकते हैं, अभी हमारे पास कितना कैपेसिटी है, वो सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। अभी का जो करंट क्लीन एनर्जी अचीवमेंट गोल्स है उसकी अगर हम बात करें, क्लीन एनर्जी अचीवमेंट गोल्स की बात करें क्लीन एनर्जी अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है एंड क्या क्या हमारा गोल्स है। उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, सो जो पंचामृत कमिटमेंट्स हैं वो क्या क्या हमने लिए यार। पंचामृत जो कि COP26 जो ग्लासगो में हुआ था वहाँ पे लिए गए। पंचामृत कमिटमेंट्स में कौन कौन से, पंच मीन्स 5, ठीक है, कौन कौन से 5 कमिटमेंट्स लिए गए। सो पहला तो है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बनाएंगे 2030 तक। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के अलावा जो सोर्सेस हैं उनसे हम 500 गीगावाट्स तक एनर्जी बनाने की बात की भाई 2030 तक। एंड 50% जो एनर्जी हम लेंगे 2030 तक, वो कहाँ से लेंगे भाई, रिन्यूएबल से लेंगे। ये हमने रखा एक टारगेट। एंड इसके अंदर हमारे पास जो नेट ज़ीरो है एमिशन, नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो कब तक का टारगेट है भाई हमारे पास, 2070 तक का हमने यहाँ पे टारगेट रखा। ऑल्सो जो कार्बन इंटेंसिटी है, इकोनॉमी का जो कार्बन इंटेंसिटी उसको हम रिड्यूस करेंगे लेस देन 45% 2030 तक। जो 2005 का लेवल है उससे 45% कम करेंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी बाय लेस देन 45% बाय 2030। एंड पांचवा जो टारगेट यहाँ पे हमने रखा कि जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन्स का, उसको रिड्यूस करेंगे भाई यहाँ पे, है ना। जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको यहाँ पे 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे 2021 से 2030 के बीच। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन
by 1 billion tons between 2001 so 2021 and 2030। ठीक है, ये पंचम टारगेट्स हो गए यार। अभी हमारा करंट कैपेसिटी क्या है? करंट कैपेसिटी की बात करें सो करंट कैपेसिटी के अंदर हम बात करते हैं जो विंड पावर है, वहाँ से हमारे पास फोर्थ ग्लोबली यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम। हमारा पोटेंशियल कितना है? अराउंड 1200 गीगावाट्स तक है। अभी हम 51 गीगावाट्स तक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, फोर्थ नंबर में है ग्लोबली। तो ये सब इंडिया के अचीवमेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यार। सो फोर्थ ग्लोबली, और हमारे पास ये 51 है ना, 200 गीगावाट तक हमारे पास पोटेंशियल है। हाइड्रो पावर की बात करें सो अराउंड 48 गीगावाट्स इंस्टॉल एनर्जी है हमारे पास, और टोटल पोटेंशियल 154 गीगावाट का है। हाइड्रो पावर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी की। सो 8.78 गीगावाट अभी हमारे पास ये जनरेट कर रहे हैं यार न्यूक्लियर एनर्जी से। इंस्टॉल्ड इतना है, एंड न्यू रिएक्टर एक्सपांड हो रहे हैं एक क्लीन बेस लोड पावर के लिए और भी। सो न्यूक्लियर एनर्जी के बाद हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, अराउंड 5 मिलियन मैट्रिक टन्स है ना हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन से। मिशन 2023 के अंदर इतना ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे जनरेट करा जाएगा 2030 तक। मिशन 2023 से 2030 तक की बात की यार, जिससे हमारे पास जो इम्पोर्ट है वो सेव करेंगे अराउंड 1 लाख करोड़ तक। सो ये हमने करंट कैपेसिटी की बात की। नाउ अगर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें सो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं यार। RECs ये हमारे पास देखने को मिले। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक तरह से मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड को बताते हैं फॉर एलिजिबल रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड इसको एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्रमोट करने के लिए लाया गया है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यार। एंड एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, दैट इज अबाउट रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन की। रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस की बात करें सो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं भाई रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस किसके लिए, जो डिस्कॉम्स हैं है ना, एंड जो का डिस्कॉम्स मतलब जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को, एंड जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हो गए, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हो गए है ना, इनको एक तरह से एक मिनिमम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एनुअली रखना पड़ता है। सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशंस। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लीन एनर्जी अचीवमेंट्स और गोल क्या क्या है इंडिया का। हमने बात की अबाउट दी सोलर एनर्जी की, हमने बात की अबाउट दी जियोथर्मल एनर्जी की। सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका टाइटल था माउंटेन एंड ग्लेशियर वाटर टावर्स, ये यहाँ पे रिलीज़ किया गया यार। ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, जो रिस्क बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के वजह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, उसकी बात करता है ये। सो यूएन वाटर
डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की बात करें, सो इसका थीम क्या था यार? माउंटेन एंड ग्लेशियर, माउंटेन एंड ग्लेशियर इसका थीम था। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देने की बात करते, जो है ना की हाइलाइट्स जो थे इस रिपोर्ट के, इसने क्रिटिकल रिसोर्स को यहाँ बताया कि जो माउंटेन मेल्ट वाटर की वजह से क्या हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोसिस्टम हेल्थ जो है, ये सब चीज़ को ये सपोर्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, इकोसिस्टम हेल्थ को, है ना। अगर यहाँ पे दिक्कत इनको क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करता है ये माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी का भी सोर्स है। इकोसिस्टम हेल्थ को भी मेंटेन रखता है यार। क्लाइमेट रिस्क की बात करें, सो जो ग्लेशियर रिट्रीट है वो हमको देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट रिस्क के अंदर जो ग्लेशियल रिट्रीट है वो हमको देखने को मिल रहा है भाई। एरेटिक वाटर साइकिल्स हैं यहाँ पे, कभी बारिश होती है कभी यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो ये जो इरेटिक वाटर साइकिल वे वो भी एक हमारे पास जो ये माउंटेन एंड ग्लेशियर है उनके लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स की बात करें तो वो भी एक क्लाइमेट रिस्क है यार। उसके बाद सी लेवल राइज की बात करते हैं, तो ये सब क्लाइमेट रिस्क है। अगर हम यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो पॉलिसी इम्परेटिव्स हैं अगर इसकी हम बात करें, पॉलिसी इम्परेटिव्स की बात करें तो कार्बन एमिशन रिडक्शन की बात करते हैं, है ना। एक कार्बन जो इमिशन है इसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उनको रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तभी तो हम यहाँ पे जो ग्लेशियल रिट्रीट है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। कार्बन एमिशन रिडक्शन, जो क्रायोस्फीयर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्रायोस्फीयर कंजर्व करना पड़ेगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात करें, तो हमारे पास जब तक क्रायोस्फीयर को यहाँ पे जो जमा हुआ चीज़ है उसको जब तक कंजर्व नहीं करेंगे बहुत दिक्कतों का सामना कर, बहुत वाइटल है ये। SDG 6 की बात करते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल की बात करता है। ये इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 टॉक्स अबाउट व्हाट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो कॉम्प्लायंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की ही है, वाटर की बात कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं यार अबाउट दी
वाटर डे की, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है भाई। वर्ल्ड वाटर डे 2025। So it is observed on 22nd of March. 22nd ऑफ मार्च किसने एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन ने, है ना। एंड इसका थीम क्या था 2025 का यार? पहले तो एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन। पर्पस क्या था? रेज अवेयरनेस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन, जो इक्विटेबल एक्सेस है टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको वाटर डे को बनाया जाता है। रेज अवेयरनेस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। पर्पस के बाद हमारे पास ग्लोबल वाटर चैलेंज पे ये हाईलाइट करते हैं इसके मतलब क्या क्या करना चाहिए, कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, चैलेंजेस को ये हाईलाइट करता है। यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें 2025 का क्या थीम था? सो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। एंड इसका फोकस कहाँ पे रहता है यार? इसका फोकस रहता है ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके, सो इन्हें बात की अबाउट वर्ल्ड वाटर डे की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर यहाँ पे न्यूज़ में था भाई, है ना। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, जिसको हम सैमे बोलते हैं। तो जो FAO है, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्नाइजेशन दिया था जो सुंदरबंस के जो सैम्स हैं, मतलब जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम के जो मॉडल है, जहाँ पे उसने एक तरह से एक्वाकल्चर को लाइवलीहुड के साथ मैनग्रोव कंजर्वेशन में जोड़ा। तो वो एक तरह से उसको किसने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की बात करें है ना, शॉर्ट में बोले तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, सैमी। सो लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवंस में हमारे पास देखने को मिला यार। फीचर्स की बात करें सो फीचर्स में मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे ये बनाया गया मेनली। डेवलप किसने किया? नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज़ ने मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए। ब्लैक टाइगर जो श्रिम्प फोडर्स है, ठीक है, मैनग्रोव का जो है इसका लीटर को एक तरह से चारा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर दी ब्लैक टाइगर श्रिम्प। एक तरह से ये मछलियाँ टाइप की स्पीसीज़ हैं, श्रिम्प्स हैं। ब्लैक टाइगर श्रिम्प फोडर होते हैं ये जो मैनग्रोव्स हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की बात की गई भाई यहाँ पे।
इट फॉलो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच, जहाँ पे जो गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है उसको बैलेंस किया जाता है विद जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड को कंजर्व करते के साथ साथ। ओके, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय न्यूज़, नेचर, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। ओके, सुने बात की सैम की, है ना। मेनली एक तरह से 55-30% जो मैनग्रोव कवरेज है एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में उसको इंश्योर करता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मिशन अमृत सरोवर की। यहाँ पे जो फेज़ 2 है मिशन अमृत सरोवर का वो यहाँ पे कंटिन्यू किया गया, जो कि फोकस करता है और इंश्योरिंग वाटर अवेलेबिलिटी यार। मिशन अमृत सरोवर मिशन अमृत सरोवर के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है भाई, सबको पानी मिल सके, अमृत सरोवर इसके बारे में बात करता है। एंड फेज़ 2 की बात करें, जो फेज़ 2 है अमृत सरोवर का, इट फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर ये फोकस करता है। फंडिंग की बात करें तो जो ये मिशन अमृत सरोवर है इसका पैसा कहाँ से मिलता है यार। फंडिंग की बात करें तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, मनरेगा, है ना, कोई सेपरेट फंड फाइनेंशियल लोकेशन नहीं होता, है ना। वर्कर्स आर अंडरटेकन थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वहाँ से, लाइक मनरेगा हो गया, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, यहाँ से वर्कर ले जाते हैं। इसका पर्पस है कि जो वाटर स्कैर्सिटी है उसको यहाँ पे ये एड्रेस करे, सरफेस वाटर को इम्प्रूव करे, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करे, एक सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स बना पाए यार इमीडिएट नीड्स के देखते हुए, है ना। एंड पॉन्ड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम पॉन्डेज एरिया 1 एकड़ का होना चाहिए जहाँ पे पानी मतलब पॉन्ड बनाता है यहाँ पे। इसमें कंस्ट्रक्ट करने की बात की कि 75 पॉन्ड्स होने चाहिए पर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे 2022 में लॉन्च किया गया था। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अप्रोक्स 10,000 क्यूबिक मीटर्स का होता है। जो उसको जो पॉन्ड्स बनाने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है, जो वर्कर्स कहाँ से आते हैं, यहाँ पे मनरेगा से 15th फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स हैं वहाँ से पैसा मिलता है, कोई सेपरेट फंड नहीं है। एंड प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका सब स्कीम में वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हर खेत को पानी के अंदर यहाँ पे ये पॉन्ड्स बनाने की बात करता है यार। ओके, ये हमने बात की मिशन अमृत सरोवर के फेज 2 जो लॉन्च हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस एंड पोटास प्रोजेक्ट की, सो कंप्रेस बायोगैस एंड पोटास ग्रेन्यूल्स प्रोजेक्ट,
इसके अंदर इंडिया ये न्यूज़ में क्या था, बिकॉज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस एंड स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट जो था वो इनाग्रेट किया गया इन महाराष्ट्र यार ना, कोपार गांव में, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस को एक तरह से प्रमोट करता है। सो लोकेशन की बात करें, महाराष्ट्र इंडिया। आउटपुट्स की बात करें तो यहाँ पे 12 टन्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस डेली बनाने की बात की आती है। 75 टन्स ऑफ पोटास ग्रेन्यूल्स जो है वो जैगरी से बनाए जाएंगे, जैगरी के बाय प्रोडक्ट से। ट्वेल्व टन्स कॉम्प्रेस्ड बायोगैस डेली, 75 टन्स पोटास ग्रेन्यूल्स। एंड बेनिफिट कैसे करेगा भाई, एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, बिकॉज कंप्रेस्ड बायोगैस है, रिन्यूएबल फ्यूल जो होते हैं वो एनारोबिक डाइजेशन से आता है, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, एनिमल डग है, वहाँ से ना म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से एक तरह से यहाँ पे ये जनरेट करते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। तो जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम करता है, कार्बन एमिशन भी कम करता है ना। जब हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो रिच है पोटेशियम के अंदर वो स्प्रे ड्रायर टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है, क्रॉप यील्ड बढ़ता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिलता है। So it benefits circular economy. The byproduct for one is the raw material for other. तो हमने बात की अबाउट कंप्रेस्ड बायोगैस की, हमारे पास न्यूज़ में रहता है और न्यूज़ में था तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा सकता है। सो कंप्रेस्ड बायोगैस एंड पोटास ग्रेन्यूल्स की प्रोजेक्ट की बात की, मिशन अमृत सरोवर की बात की, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है ना, इन मैनग्रोव इकोसिस्टम की बात की, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्लांट की। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया इंदौर के अंदर, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर बनाया गया इंदौर में, तो इसीलिए न्यूज़ में था भाई। एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाने में, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से ये बना था। सो पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्लांट सो ग्रीन वेस्ट प्लांट की लोकेशन की बात करें, सो लोकेशन के अंदर कहाँ पे बनाया गया भाई, इंदौर में। प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, सो प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इसको बनाया गया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इसको बनाया गया। एंड जो वेस्ट टाइप यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है ना, ग्रीन वेस्ट का मतलब क्या है भाई, इट इज़ रिफर्स टू द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि प्लांट्स या फिर नेचुरल वेजिटेशन से बनते हैं, जिसमें गार्डन एग्रीकल्चर किचन प्लांट बेस्ड है ना यहाँ पे होते हैं, जिनको रिसाइकल कंपोस्ट या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो जनरली ये अनलाइक जो जनरल वेस्ट जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर होते हैं, इसकी वजह से सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत मतलब बाकी वेस्ट खराब होते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर अच्छा होता है, इसीलिए सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में और रिसोर्स रिकवरी में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दी वेस्ट टाइप
की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये जो ग्रीन वेस्ट होते हैं, दिस आर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को गार्डन, एग्रीकल्चरल एंड किचन वेस्ट से यहाँ पे हम बना सकते हैं। मैंने बात की अबाउट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्लांट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी न्यूज़ में था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने यहाँ पे वाइट पेपर रिलीज़ किया जिसका टाइटल क्या था भाई, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो ये उससे रिगार्डिंग न्यूज़ में था, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है भाई। सो इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी की बात करें सो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी का? ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाना 2035 तक ना। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्स यार, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, जॉब्स के लिए, है ना, ओशन को इस्तेमाल करना बट उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हुए, कॉल्ड एज ब्लू इकोनॉमी। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड environmental sustainability by 2035। ऑब्जेक्टिव के बाद अगर स्ट्रेटेजिक फोकस की बात करें, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है भाई? हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स पे फोकस किया जाता है, लाइक फिशरीज, पोर्ट, टूरिज्म, रिन्यूएबल्स। फिशरीज, पोर्ट्स, टूरिज्म, रिन्यूएबल्स। ब्लू इन्वेस्टमेंट हेल्प डेस्क की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। ब्लू इन्वेस्टमेंट हेल्प डेस्क पे फोकस किया जाता है ना। ये क्या है भाई? एक तरह से ब्लू इन्वेस्टमेंट हेल्प डेस्क एक तरह से इन्वेस्टर्स को असिस्ट करता है इन नेविगेटिंग जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक फोकस के बाद सस्टेनेबल गोल्स की अगर हम बात करें, तो सस्टेनेबल गोल्स के अंदर नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 के जो टारगेट है वो भी यहाँ पे पूरा हो सकता है यार इससे, है ना। बिकॉज इन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट जो है अलाइन करेंगे विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स यार, है ना। मराइन कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के साथ यहाँ पे अलाइन करेंगे। सो नेट ज़ीरो एमिशन देखने को मिलेगा, मराइन कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इंटरनेशनल अलायंसेस की बात करें ब्लू इकोनॉमी के रिगार्डिंग,
सो इंटरनेशनल अलायंस से हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव की। हम बात करते हैं अबाउट ब्लू लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की ना। जो इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, यहाँ पे मैजिकल मैनग्रोव ज्वाइन द मूवमेंट की बात करता है। मतलब क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल एंड मराइन इकोसिस्टम से। मेनली यहाँ पे ये प्रोटेक्टिंग ऑफ मैनग्रोव्स की बात करता है यार इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। ब्लू लिटर पार्टनरशिप जो है ये असिस्ट करता है फिशिंग एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ को इन ट्रांजिशनिंग टू अ पोस्ट प्लास्टिक वर्ल्ड। मतलब प्लास्टिक को एक तरह से फ्री करने की बात करता है फिशिंग एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर। ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लंदन कन्वेंशन की बात करें तो 1972 के अंदर हमको ये लंदन कन्वेंशन देखने को मिला। एंड ये 1972 के अंदर एक ट्रीटी है जो कि प्रिवेंट करता है मराइन पॉल्यूशन को बाय द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। ठीक है, हम जो अदर मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्चार्ज करके मराइन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने की बात करता है। ऑल्सो हम बात कर सकते हैं अबाउट दी अलायंस फॉर ब्लू नेचर। जो अलायंस है फॉर ब्लू नेचर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जहाँ पे ओशन कंजर्वेशन एरियाज बचाने की बात करता है। एक तरह से एडवांसिंग ओशन कंजर्वेशन एरियाज को एक तरह से बचाने की बात करता है। कोलैबोरेट करके ऐसे ऐसे एरियाज बनाएंगे जहाँ पे कंजर्व करेंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं लाइक इंटरनेशनल इनिशिएटिव में हम बात कर सकते हैं अबाउट ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन की GPA, जो कि मैराइन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है फ्रॉम द लैंड बेस्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें और इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात ना करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई। जो E20 पेट्रोल का रोल आउट था इंडिया के अंदर, उसने कंसर्न्स देखने को मिले ओवर जो व्हीकल कैपेबिलिटीज़ एंड जो इंश्योरेंस क्लेम के डिनायल्स देखने को मिल सकते हैं अगर इंजन को डैमेज हुआ तो इसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की बात करते हैं। सो अबाउट इथेनॉल की बात करें, अगर इथेनॉल होता क्या है। सो रिन्यूएबल बायो बेस्ड एल्कोहल इज इथेनॉल यार। रिन्यूएबल बायो बेस्ड इथेनॉल फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एंड प्रोडक्शन जनरेशन की बात करें, सो प्रोडक्शन और कौन सा जनरेशन की बात करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यार। सो फर्स्ट जनरेशन कब बोलेंगे, जब शुगर केन मेज और राइस से यहाँ पे इथेनॉल बनाया गया और बनाया जाए। शुगर केन मेज और राइस सेकेंड जनरेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से अगर बनाया जाए तो सेकेंड जनरेशन यार। थर्ड जनरेशन इथेनॉल कब बोलेंगे, जब ये
एल्गी एंड एडवांस बायोफ्यूल से बनाया जाए, है ना। फोर्थ जनरेशन कब बोलेंगे? जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाया जाए। इथेनॉल, ओके। ये हमने बात की अबाउट प्रोडक्शन एंड जनरेशन की। नेक्स्ट अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें, क्या क्या इथेनॉल के रिगार्डिंग और इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग क्या क्या माइलस्टोन्स हैं यार, उसकी बात करें। सो 2003 के अंदर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। है ना, है ना, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जहाँ पे 5% ब्लेंडिंग की बात की गई। फिर 2003 के बाद 2018 में 20% ब्लेंडिंग टारगेट बनाया गया 2025-26 तक। टारगेट सेट फॉर 2025-26। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 2025 तक, 2025 में यहाँ पे एडवांस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना, 5 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल यहाँ पे अचीव किया गया। इंडिया अचीव एडवांस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो नेक्स्ट की न्यूज़ में था कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट विंड एंड सोलर पावर जनरेटर बना भाई 2024 में। जो इंडिया जर्मनी से आगे बढ़ गया, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो हमारे पास इंडिया में देखने को मिला, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ के अंदर ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट विंड एंड सोलर जनरेटर बना भाई इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट विंड एंड सोलर जनरेटर। परफॉर्मेंस की बात करें, सो परफॉर्मेंस में रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर जो है ये 40%, 40.9% ग्लोबल शेयर तक पहुंच गया भाई। हमारे पास 40% फॉर द फर्स्ट टाइम 1940 से पहली बार हमने रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर, इसने एक तरह से 40% कंट्रीब्यूट करना चालू किया। रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर reached 40.9% ना। ग्लोबल ट्रेंड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की, जो विंड एंड सोलर शेयर है वो टुगेदर 15% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बना। रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर 40.9% ऑफ द ग्लोबल शेयर। सोलर शेयर इन दी इंडिया ये डबल हुआ भाई 2021 से। सोलर शेयर इन इंडिया डबल सिंस 2021। नेशनल गोल्स की बात करें, सो नेशनल गोल्स में हमारे पास
जो एनडीसी कमिटमेंट्स हैं उसमें बात करते हैं, यूएनएफसीसीसी के अंदर इंडिया कमिटेड कि हम 50% जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से लेंगे 2030 तक। पंचमली टारगेट्स की बात करते हैं यहाँ पे 50% नॉन फॉसिल installed capacity by 2030 and 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट हमने रखा 2030 तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। बिकॉज जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसने प्लान किया टू कमन्स जो कमर्शियल प्रोडक्शन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का दिसंबर 2025 तक। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर डेफिनेशन की बात करें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की डेफिनेशन की बात करें तो ये एविएशन बायोफ्यूल जो रिन्यूएबल फीडस्टॉक से बनता है उसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोलते हैं। एविएशन फ्यूल फ्रॉम रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो यहाँ पे फीडस्टॉक किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फीडस्टॉक की बात करें तो यूज्ड कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो यूज्ड हो चुके हैं उनका। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं MSW का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर एंड स्टार्चेस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फीड स्टॉक यार। नाउ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो गोल है वो क्या है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का इसके क्या क्या गोल्स हैं तो ये कमेंस करना चाहता है प्रोडक्शन बाय दिसंबर 2025, कमेंस प्रोडक्शन बाय दिसंबर 2025 एंड ये कितना प्रोड्यूस करने की बात करता है यार। प्रोड्यूस 35,000 टन्स हर साल प्रोड्यूस करने की बात करता है ये। एंड 1% जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग है फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2027 तक ये अचीव करने की बात करता है। अचीव 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाय 2027। now बेनिफिट्स की बात करें
सो अप टू 80% लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है भाई ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एंड ये कंपेटेबल है यार, इज कंपेटेबल विद द एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट। सो ये हमने बात की अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही थी। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ की बात की, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की बात की, इंडियाज़ बायोफ्यूल और इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी की बात की, पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्लांट बनाया गया उसके बारे में बात किया, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट, मिशन अमृत सरोवर की बात की हमने, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात की, वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया था, यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलती 2025 का उसकी बात की यार, क्लीन एनर्जी अचीवमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी क्या रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही थी, जियो थर्मल एनर्जी से कौन कौन सी चीज़ें हमको दिमाग में रखना है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में।